भारत के राष्ट्रपति, ये नाम हम सबने सुना है ना? देश की एकता का प्रतीक। लेकिन क्या ये पद सिर्फ एक औपचारिक पद है? हम अक्सर अखबारों में, टीवी पर इनका जिक्र सुनते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इस पद के पीछे असल शक्ति कितनी है और इसकी सीमाएं क्या हैं? तो चलिए आज मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस जटिल भूमिका को समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि पूरा भारत एक बहुत बड़ा गांव है। तो इस गांव के जो सबसे सम्मानित मुखिया या सरपंच हैं, वो हैं हमारे राष्ट्रपति, एक औपचारिक प्रमुख। लेकिन गांव के असली फैसले कौन लेता है? वो लेती है पंचायत, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। ये छोटा सा मॉडल हमें संविधान के बड़े और जटिल ताने बाने को समझने में बहुत मदद करेगा। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले भारत के औपचारिक प्रमुख का मतलब क्या है, फिर राष्ट्रपति को चुना कैसे जाता है, इस पद के लिए नियम क्या है, अगर वो गलती करें तो क्या होता है, और आखिर में एक नाम मात्र के प्रमुख के पास असल में कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये समझते हैं कि संविधान राष्ट्रपति को सिर्फ एक नाम मात्र का, एक सेरेमोनियल हेड क्यों कहता है, और इस पद के पीछे की असली शक्ति आखिर छिपी कहाँ है। देखिए, संविधान में ना शक्तियों का बंटवारा बड़ा दिलचस्प है। आर्टिकल 53 कहता है कि देश की सारी कार्यकारी शक्ति, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर, राष्ट्रपति के पास है। कागज पर तो यही सच है, लेकिन असलियत में वो अपनी मर्जी से काम नहीं करते। वो हमेशा प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करते हैं। मतलब असली शक्ति पर्दे के पीछे काम करती है। और इस बात पर आप कह सकते हैं कि फाइनल मोहर लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। 1974 में एक बहुत ही मशहूर केस हुआ था, शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य। इसमें कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, वो कैबिनेट की सलाह से पूरी तरह से बंधे हुए हैं। इस एक फैसले ने हमेशा के लिए इस शक्ति संतुलन को पक्का कर दिया। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं, पर सवाल ये है कि इतने महत्वपूर्ण पद के लिए उन्हें चुनता कौन है? क्या हम और आप सीधे वोट देते हैं? चलिए देखते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, मतलब जनता सीधे वोट नहीं करती। आर्टिकल 54 एक खास इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल बनाता है। इसमें कौन कौन वोट डालता है? लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। बाद में 70वें संशोधन के बाद दिल्ली और पुडुचेरी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। और चुनाव का तरीका भी काफी अनोखा है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका सीधा सा मकसद ये है कि हर एक वोट बेकार न जाए और देश के हर हिस्से को उसकी आबादी के हिसाब से सही प्रतिनिधित्व मिले। इससे चुनाव निष्पक्ष बनता है। ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया तो समझ आ गई, पर इस पद के लिए कौन खड़ा हो सकता है? क्या कोई भी चुनाव लड़ सकता है? इसके लिए क्या योग्यताएं और शर्तें हैं? संविधान ने कुछ बहुत साफ साफ शर्तें रखी हैं। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, उनमें लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, और सबसे खास बात, वो सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होने चाहिए, ताकि वो पूरी तरह से निष्पक्ष रह सकें। लेकिन इन सब योग्यताओं से भी ज्यादा जरूरी है वो शपथ जो वो लेते हैं। आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति सिर्फ पद की शपथ नहीं लेते, वो भारत के चीफ जस्टिस के सामने संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव की शपथ लेते हैं, और यही एक शपथ उन्हें हमारे संविधान का सबसे बड़ा रक्षक या गार्जियन बना देती है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, मान लीजिए अगर राष्ट्रपति ही संविधान का उल्लंघन कर दें या फिर उनका पद किसी वजह से खाली हो जाए, तब क्या होगा? यहीं पर हमारे संविधान की चेक्स एंड बैलेंसेस की खूबसूरती सामने आती है। इसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 61 के तहत एक प्रक्रिया है जिसे कहते हैं महाभियोग या इम्पीचमेंट। और यकीन मानिए, ये प्रक्रिया बेहद बेहद मुश्किल है। इसे संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसे पास कराने के लिए दोनों सदनों में 2/3 जैसा भारी बहुमत चाहिए। ये प्रक्रिया जानबूझकर इतनी कठिन बनाई गई है। तो ये प्रक्रिया असल में कितनी मुश्किल है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज तक भारत के इतिहास में कितने राष्ट्रपतियों को इस प्रक्रिया से हटाया गया है। एक भी नहीं, 0। और अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु, इस्तीफे या महाभियोग की वजह से खाली हो जाए तो क्या? संविधान इसके लिए भी बिल्कुल साफ रास्ता दिखाता है।
आर्टिकल 62 कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना ही होगा और इस बीच उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। तो हमने ये देखा कि राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बंधे हैं और दूसरी तरफ उन्हें हटाना भी लगभग नामुमकिन है। तो फिर सवाल वही है, इस नाम मात्र के प्रमुख के पास आखिर कौन सी शक्तियां हैं? भले ही वो नाम मात्र के प्रमुख हों, लेकिन उनकी शक्तियां देखिए, ये बहुत बड़ी हैं। वे प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। वो हमारी तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। संसद से पास हुआ कोई भी बिल उनकी सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। यहां तक कि उनके पास किसी की सजा माफ करने और देश में इमरजेंसी लगाने जैसी असाधारण शक्तियां भी हैं। तो हमने देखा कि कैसे संविधान के आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक ये सारे अनुच्छेद मिलकर राष्ट्रपति पद की पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं। यही आर्टिकल्स उनकी भूमिका, चुनाव, योग्यता, शक्तियां और उन पर नियंत्रण को परिभाषित करते हैं। ये इस पद की नींव हैं। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। क्या राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप हैं या देश के लिए एक नैतिक दिशा निर्देशक? भले ही वो कैबिनेट की सलाह से बंधे हों, पर याद रखिए, संविधान की रक्षा की अंतिम शपथ उन्हीं की है। तो इस शक्ति का असली स्वरूप क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारे लोकतंत्र की गहराई में ही छिपा है।